हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपी टैट आर्ट्स का एग्जामिनेशन जो नवंबर 2024 में कंडक्ट हुआ था, इसका फुल पेपर हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। 150 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और 150 ही आपके पास मिनट होते हैं पेपर को सॉल्व करने के लिए, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। हालांकि हमने ये पेपर पहले भी डिस्कस किया था जब एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था, लेकिन आपको एक वीडियो में पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, सभी सेक्शंस को डिस्कस करेंगे, और साथ में जितने भी हम आंसर्स डिस्कस करेंगे ये ऑफिशियल आंसर की द्वारा वेरीफाइड होंगे, तो कोई भी डाउट मत रखिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट सेक्शन है चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट पेडागोजी टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस के 30 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है लर्निंग ब्रिंग्स चेंज इन द बिहेवियर ऑफ। अधिगम किसके व्यवहार में परिवर्तन लाती है? अधिगम जो है ये विद्यार्थी के, सभी मनुष्यों के, सभी जीवों के, या इनमें से कोई नहीं। लर्निंग सभी जीवों के व्यवहार में परिवर्तन लाती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, देखिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, 2-3 घंटों की। हम कोशिश करेंगे कम से कम समय में पूरे 150 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, तो हम ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे डेप्थ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी मनुष्य नश्वर हैं। कर्ण मनुष्य है, कर्ण नश्वर है, यह डैश का उदाहरण है। ऑल ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, कर्ण इज अ ह्यूमन बींग, कर्ण इज अ मॉर्टल, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग। निगमन तर्क का उदाहरण है ये। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ अ स्टूडेंट ट्राइज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम सिस्टमैटिकली एंड बाय फॉलोइंग सम प्लान्ड स्टेप्स ही इज यूजिंग। यदि कोई विद्यार्थी किसी समस्या को हल करने के लिए व्यवस्थित रूप से कोशिश करता है और कुछ नियोजित चरणों की पालना करता है, तो वो डैश का प्रयोग कर रहा है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच फॉलो कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्लान्ड स्टेप्स वो फॉलो कर रहा है, तो यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है उसकी, समस्या समाधान उपागम है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इफ द लर्निंग इज इन वन सिचुएशन प्रूव्स हेल्पफुल इन लर्निंग इन अनदर सिचुएशन इट इज कॉल्ड। यदि एक स्थिति में सीखना दूसरी स्थिति में सीखने में मददगार साबित होता है, अगर मददगार साबित होता है एक लर्निंग दूसरी लर्निंग के साथ, तो वो अधिगम का धनात्मक स्थानांतरण कहलाता है, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहलाता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा व्यवहारवादी नहीं है? हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बिहेवियरिस्ट। यहाँ पे कुछ नेम दिए गए हैं, तो विलियम जेम्स देखें हम तो ये व्यवहारवादी नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, विलियम जेम्स। इसके अलावा स्किनर हो गया, पावलोव हो गया, वॉटसन हो गया, जेबी वॉटसन, ये बिहेवियरिस्ट है। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन है टू आइडेंटिफाई द लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन द टीचर कैन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। अधिगम अक्षमता वाले बच्चे की पहचान करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित में से किस टेक्निक का उपयोग कर सकता है? ऑब्जर्वेशन के माध्यम से वो पता लगा सकता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट ले सकता है, और इंटरव्यू के माध्यम से भी बच्चे की आइडेंटिफाई कर सकता है बच्चे को कि वो लर्निंग डिसेबल है या नहीं। ओके, तो सभी मेथड सही हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच लॉ ऑफ लर्निंग इज इंडक्टिव ऑफ लर्नर्स स्टेट टू पार्टिसिपेट इन द लर्निंग प्रोसेस। सीखने का कौन सा नियम सीखने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए शिक्षार्थी की स्थिति का संकेत करता है? लर्निंग प्रोसेस के बारे में बताता है थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ रेडीनेस। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, लॉ ऑफ रेडीनेस। 3 प्राइमरी लॉज दिए थे थॉर्नडाइक ने, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ रेडीनेस, ये 3 थे। ओके, प्राइमरी लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थियों में सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? हतोत्साहित नेगेटिव वर्ड है, ये तो हट जाएगा। मस्तिष्क उद्वेलन विधि का उपयोग करना चाहिए। यूज ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक, बिल्कुल सही है। क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए बच्चों में ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक का यूज करना चाहिए। भय और संकोच ये नेगेटिव वर्ड है, इनको बढ़ावा तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। ओके, ये तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है पुरस्कार डैश का उदाहरण है। रिवॉर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स। रिवॉर्ड जो है पुरस्कार, ये बाहरी अभिप्रेरणा है। ओके, ये इंटरनल मोटिवेशन नहीं है, ये बाहरी प्रेरणा है। ओके, बाहर से हमें मिलती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, बाहरी अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा संस्मरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन की प्रोसेस में अगर हम देखें तो रिकॉल आता है, रिटेंशन आता है, रिकंस्ट्रक्शन आता है, लेकिन लर्निंग मेमोराइजेशन की प्रोसेस में नहीं है। ओके, तो ये अलग दिए गए हैं, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। सीखना इसमें शामिल नहीं है प्रक्रिया में, लर्निंग मेमोराइजेशन की। क्वेश्चन नंबर 11, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार में शामिल है।
साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। द टर्म बिहेवियर इंक्लूड्स, बिहेवियर में कोग्निटिव एक्टिविटीज आ जाएंगी, कॉग्निटिव एक्टिविटीज आ जाएंगी, अफेक्टिव एक्टिविटीज आ जाएंगी। तीनों एक्टिविटीज, तीनों क्रियाएं व्यवहार में शामिल है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ है। अगला क्वेश्चन है, किस पद्धति में व्यक्ति के मानसिक विकारों का अध्ययन किया जाता है? इन विच मेथड द मेंटल डिसऑर्डर ऑफ एन इंडिविजुअल आर स्टडीड? मेंटल डिसऑर्डर किसी इंडिविजुअल के स्टडी की जाते हैं क्लिनिकल मेथड द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्लिनिकल मेथड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मनोविज्ञान की कौन सी शाखा अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रिया का वर्णन करती है? विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, सिंपल है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, विकासात्मक मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा कथन शैक्षिक मनोविज्ञान के बारे में सही है, नहीं है? एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में कौन सी यहाँ पे स्टेटमेंट सही नहीं दी गई, गलत दी गई है? ओके, नॉट ट्रू। देखिए, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, नॉट को ध्यान में रखें। कई बार ऐसा होता है कि ट्रू पे ही ध्यान रहता है, नॉट भूल जाते हैं, तभी तो यहाँ पे फॉल्स की जगह नॉट ट्रू लिखा हुआ है। ओके, कि जो एस्पिरेंट है वो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाए इसके लिए, तो इसका ध्यान रखें। एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प्स टू स्टडी लर्नर्स बिहेवियर, बिल्कुल सही है। एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प्स टू इंप्रूव फैमिली एनवायरनमेंट। देखिए, फैमिली एनवायरनमेंट के लिए एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प नहीं करती है डायरेक्टली। ओके, तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही नहीं है। थर्ड देखें अगर, एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प्स टू अरेंज प्रॉपर लर्निंग सिचुएशन, बिल्कुल सही है। एजुकेशन साइकोलॉजी लर्निंग सिचुएशन को अरेंज करने में हेल्प करती है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प्स इन सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट इवेल्युएशन टेक्निक, बिल्कुल सही है। इवेल्युएशन टेक्निक लर्निंग में एजुकेशन साइकोलॉजी इसमें हेल्प करती है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए, यहाँ पे जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है वो है यहाँ पे फैमिली एनवायरनमेंट को इंप्रूव करने के लिए एजुकेशन साइकोलॉजी का डायरेक्टली कोई रोल नहीं है। ओके, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार, नॉट ट्रू, गलत दिया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, संरचनावाद का प्रतिपादक कौन है? हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म? संरचनावाद का प्रतिपादक है विलियम वुंट। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, विलियम वुंट। विलियम वुंट को फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है। ओके, फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम वुंट। इन्होंने फर्स्ट लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की थी 1879 में। ओके, लिप्सिंग में, जर्मनी के लिप्सिंग में विलियम वुंट की हम बात कर रहे हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, फिल इन द ब्लैंक्स मानस के नैतिक पहलू का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए, जो सुपर ईगो होता है वो मानस के नैतिक पहलू का प्रतिनिधित्व करता है, सुपर ईगो, ऑप्शन सी। जो ईड है वो हमारे प्लेजर प्रिंसिपल पे आधारित है। ओके, और जो ईगो है वो सुपर ईगो और ईड में बैलेंस बनाने का काम करता है। ओके, सुपर ईगो मोरालिटी पे आधारित है। ओके, मोरालिटी पे आधारित है, मोरालिटी एस्पेक्ट। ईड जो है ये इंस्टिक्ट्स पे वर्क करता है, यानी हमारे प्लेजर प्रिंसिपल पे, और ईगो रियलिटी पे। ओके, रियलिटी में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चे में अमूर्त चिंतन की योग्यता विकसित हो जाती है? अकॉर्डिंग टू पियाजे, ड्यूरिंग विच स्टेज द चाइल्ड स्टार्टिंग थिंकिंग इन अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म? सोचना अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में स्टार्ट कर देता है। जब बच्चा सोचना अब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में यानी अमूर्त चिंतन की योग्यता का विकास हो जाता है बच्चे का, तो वो फॉर्मल स्टेज होती है, यानी लास्ट स्टेज जो है जीन पियाजे के अनुसार, जो अंतिम स्टेज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ये 11-12 वर्ष की उम्र से स्टार्ट होती है। ओके, पहली है सेंसरी मोटर, दूसरी है प्री ऑपरेशनल, थर्ड है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सेंसरी मोटर 0 से 2 साल तक होती है। ओके, बर्थ से 2 ईयर। प्री ऑपरेशनल 2 से 6 साल तक रहती है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11, और फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से आगे की एज में। ओके, अगला क्वेश्चन है, डिफरेंसेस इन रीजनिंग, पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन आर द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस? डिफरेंस इन रीजनिंग में, पावर ऑफ इमेजिनेशन में, क्रिएटिव एक्सप्रेशन में जो डिफरेंस होते हैं ये किस प्रकार के इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एग्जाम्पल है? ओके, तो ये मेंटली डिफरेंस आता है इससे, तो ये मेंटल डिफरेंसेस है। ओके, मानसिक भिन्नताएं हैं ये, जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करती है, मानसिक भिन्नताएं।
रीजनिंग में, पावर ऑफ इमेजिनेशन में कईयों की इमेजिनेशन ज़्यादा होती है, कईयों की कम होती है, कई ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, कई कम क्रिएटिव होते हैं, कईयों की रीजनिंग की जो एबिलिटी होती है बहुत अधिक होती है, कईयों की रीजनिंग एबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो ये जितने भी डिफरेंसेस हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस में, ये मेंटल डिफरेंसेस है। ओके, फिजिकल डिफरेंसेस में ये नहीं आएंगे। फिजिकल डिफरेंसेस में उनकी लंबाई, ओके, उनका मसल साइज एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजें आएंगी। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मानसिक भिन्नता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा कथन मानव अभिवृद्धि के संबंध में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमन ग्रोथ? ग्रोथ इज लिमिटेड टू फिजिकल ग्रोथ ओनली। बिल्कुल सही है, ग्रोथ जो है ये फिजिकल ग्रोथ से संबंधित है, यहाँ तक सीमित है। ओके, ग्रोथ इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये स्टेटमेंट सही नहीं है ह्यूमन ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं होती है। ग्रोथ आपने देखा होगा, आपकी लंबाई एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए बढ़ती है। जब आप 22-23 साल के हो जाते हैं उसके बाद आपकी हाइट बढ़ना रुक जाती है। ऐसा नहीं है कि आप 50 साल के हो गए हैं तब भी आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी हाइट बढ़ रही है, तो ऐसा नहीं होता है कि ग्रोथ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। स्टेटमेंट गलत है सेकंड ही, और देखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है, नॉट ट्रू स्टेटमेंट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 20। If a person has some potential ability in a specialized kind of activity, it is known as। यदि किसी व्यक्ति में किसी विशेष प्रकार की गतिविधि में कुछ संभावित योग्यताएं होती हैं तो उसे कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति में किसी विशेष प्रकार की गतिविधि में कुछ विशेष संभावित योग्यताएं होती हैं तो उसे अभिक्षमता कहते हैं, एप्टीट्यूड। ओके, एप्टीट्यूड ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एप्टीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस टेस्ट इज मेंट फॉर मेजरिंग इंटेलिजेंस फॉर द इंडिविजुअल एट अ टाइम, वन इंडिविजुअल एट अ टाइम? निम्न में से कौन सा बुद्धि परीक्षण एक समय में एक ही व्यक्ति की बुद्धि को मापने के लिए उपयोगी है? तो इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट, ये दोनों टेस्ट ही इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए, एक समय में एक इंडिविजुअल का इंटेलिजेंस मेजर करने के लिए टेस्ट बनाए गए हैं। दोनों ही बिल्कुल सही हैं, तो बोथ ऑफ द अबव, इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट भी और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से किस प्रकार का चिंतन व्यक्ति द्वारा कुछ नया निर्माण करने की क्षमता से जुड़ा है? विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ थिंकिंग इज एसोसिएटेड विद वंस एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट समथिंग न्यू? देखिए यहाँ पे इसकी लास्ट लाइन में ही इसका आंसर है, कंस्ट्रक्ट समथिंग न्यू। जब किसी नई चीज का निर्माण करने के बारे में बात हो रही होती है तो वहां पे आती है क्रिएटिविटी। तो ये क्रिएटिव थिंकिंग है। ऐसी थिंकिंग जो किसी नई चीज को कंस्ट्रक्ट करने की एबिलिटी रखती है वो क्रिएटिव थिंकिंग होती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सृजनात्मक चिंतन हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 23। फिलिंग द ब्लैंक्स को स्कूल के सामान्य कार्य के लिए तालमेल बिठाने में कठिनाई होती है। फिलिंग द ब्लैंक्स फिलिंग द ब्लैंक्स फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू कीप पेस विद द नॉर्मल स्कूल वर्क। तो जो बैकवर्ड चाइल्ड होता है, पिछड़ा बालक होता है, उसको प्रॉब्लम आती है सामान्य कार्य के साथ तालमेल बिठाने की। ओके, वो बार बार पीछे रह जाता है, बाकी बच्चे और टीचर आगे निकल जाते हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम होती है। नॉर्मल स्कूल की यहाँ पे बात हो रही है, जहाँ पे पिछड़े बालक होते हैं। नॉर्मल स्कूल में अगर है तो उसको प्रॉब्लम आती है और बच्चों के साथ में चलने से, ओके, वो कार्य देते हैं उसको, वो पीछे रह जाता है। ओके, बैकवर्ड चाइल्ड इसका एग्जाम्पल है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट एज डिस्क्राइब्ड बाय एरिक्सन? एरिक एरिक्सन जिसने 8 स्टेजेस बताई हैं अपनी साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी में, इसकी फर्स्ट स्टेज कौन सी है, इसका नाम पूछा है यहाँ पे। पहली स्टेज कौन है? मनोवैज्ञानिक सामाजिक विकास जो एरिक्सन की थ्योरी है, इसके चरण। पहली स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम विश्वास अविश्वास, ये पहली स्टेज है एरिक एरिक्सन की। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ टीचर? For which of the following activity the knowledge of individual differences is not required for a teacher? निम्न में से किस क्रिया के लिए एक शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताओं के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है? देखिए यहाँ भी नॉट पूछा है, नॉट रिक्वायर्ड फॉर टीचर। इंडिविजुअल डिफरेंस की जानकारी होना शिक्षक के लिए जरूरी है, क्योंकि सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड, देखिए टीचिंग मेथड को सिलेक्ट करते समय उसको पता होना चाहिए टीचर को कि कक्षा में किस किस प्रकार के बच्चे हैं और किस बच्चे के लिए कौन सी शिक्षण विधि यहाँ पे अप्लाई होती है या नहीं होती है। तो ये शिक्षण विधि का चयन करते समय इंडिविजुअल डिफरेंसेस की नॉलेज होना रिक्वायर है, नॉट रिक्वायर पूछा है तो ये तो नहीं होगा इसका। प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर बनाते समय भी सभी बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का,
तो ये भी नहीं होगा इसमें। असाइन एक्टिविटीज टू स्टूडेंट, एक्टिविटीज को असाइन करते समय, काम क्रियाओं को बांटते समय भी ये ध्यान रखना पड़ता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। लेकिन प्लान प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज, व्यवसायिक विकास संबंधी गतिविधियों की योजना बनाते हैं, तो पे इंडिविजुअल डिफरेंस की नॉलेज रिक्वायर नहीं होती है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। ओके, एलिमिनेशन से भी आप जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको एलिमिनेट करके आप सही आंसर तक पहुंच सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंड एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा मानव अभिवृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला बाहरी कारक नहीं है। देखिए, बच्चे के लिए एक्सटर्नल फैक्टर है जो ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। मेंटल हेल्थ ऑफ मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यस ये है, ये एक्सटर्नल फैक्टर है। क्वालिटी ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, ये भी एक्सटर्नल फैक्टर है। लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ अ चाइल्ड, ये इंटरनल फैक्टर है, ये एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है। ओके, तो ये ही इसका नॉट पूछा था, ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ अ मेडिकल केयर एंड नरिशमेंट, ये भी एक्सटर्नल फैक्टर है, तो यहाँ पे नॉट एक्सटर्नल फैक्टर पूछा था यानी इंटरनल फैक्टर, तो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ द चाइल्ड, ऑप्शन सी इसमें सही होगा, बच्चे की बुद्धि का स्तर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। टू आइडेंटिफाई द गिफ्टेड चिल्ड्रन द टीचर कैन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, एक प्रतिभाशाली बच्चा है उसकी पहचान करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस टेक्निक का प्रयोग करना चाहिए या कर सकता है। ओपिनियन ऑफ पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, अभिभावकों और उसके मित्रों का मत लेके, ओपिनियन लेके, इंटरव्यू के माध्यम से, इंटेलिजेंस टेस्ट के माध्यम से उसको बच्चे के बारे में पता कर सकता है कि वो गिफ्टेड है। ओके, इन टेक्निक्स के माध्यम से, तीनों ही टेक्निक सही है यानी ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28। किसने कहा है कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। हु सेज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्स इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ये स्टेटमेंट है वुडवर्थ की, कई बार हमने डिस्कस की है, वुडवर्थ, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी में कौन इंक्लूड नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर, इंटेलिजेंस एंड इट्स मेजरमेंट, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन, ऑल ऑफ देम। देखिए, टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। ओके, तो ये शिक्षा के तकनीकी पक्ष, टेक्निकल एस्पेक्ट एजुकेशनल साइकोलॉजी के स्कोप में शामिल नहीं होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है एजुकेशन साइकोलॉजी का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। क्रिएटिविटी इज यूनिवर्सल, क्रिएटिविटी प्रोड्यूसेस समथिंग नोवल, देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, या नन ऑफ देम। देखिए, क्रिएटिविटी यूनिवर्सल है, बिल्कुल सही है। क्रिएटिविटी प्रोड्यूस करती है समथिंग न्यू, ओके, नोवल, क्रिएटिविटी कुछ नई चीजों का निर्माण करती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, देखा गया है कि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं माना जाता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं होती है लेकिन वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। ओके, ऐसा बच्चा भी होगा जो बहुत इंटेलिजेंट नहीं होगा, मीडियोकर होगा, लेकिन वो क्रिएटिव होगा, वो नई चीजों तैयार करता होगा। तो जरूरी नहीं है कि क्रिएटिव बच्चा इंटेलिजेंस हो या इंटेलिजेंट बच्चा क्रिएटिव ही हो, तो इनमें ज्यादा कोरिलेशन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये सही नहीं है, नॉट ट्रू, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर्स एंड एनवायरमेंटल स्टडीज। इनमें ज्यादा टाइम नहीं लेगा, ये क्विकली क्वेश्चन हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। वेयर इज भूरी सिंह म्यूजियम लोकेटेड। भूरी सिंह म्यूजियम डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट चंबा। इसकी हमने एक वीडियो भी डाली थी फोटो के कंपाइलेशन की, ओके, तो उसको आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। प्राचीन काल में कांगड़ा को किस नाम से जाना जाता था। कांगड़ा को प्राचीन काल में नगरकोट के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, नगरकोट। क्वेश्चन नंबर 33 है, इन विच ईयर द विक्टोरिया ब्रिज ऑफ मंडी वॉज बिल्ट। मंडी का जो विक्टोरिया ब्रिज है वो किस वर्ष बनाया गया। 1877 ईस्वी में विक्टोरिया ब्रिज बना था जो डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1877 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 34 है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है। डिस्ट्रिक्ट सोलन जो है सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है, सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज यहाँ यहीं पे है, परवाणु, बद्दी, ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। छंब किस जिले का लोक नृत्य है। छंब किन्नौर का लोक नृत्य है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, किन्नौर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर नामक स्थान पर रंगमहल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? देखिए, रंगमहल का निर्माण करवाया गया था राजा विजयचंद के द्वारा। राजा विजयचंद ने रंगमहल का निर्माण डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में कराया था, और ये कब कराया था? सन 1900 ईस्वी में। सन 1900 में रंगमहल का निर्माण हुआ था। अब ये रंगमहल गोविंद सागर लेक में डूब चुका है, अब ये यहाँ पे नहीं दिखता है। ओके, जलमग्न हो चुका है ये, जब भाखड़ा बांध का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37। इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया है ऑफिशियल आंसर की के द्वारा। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप ही करेंगे क्योंकि इसमें कोई भी आंसर सही नहीं दिया गया। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि तैमूर के आक्रमण के समय हिंदूर यानी नालागढ़ जिसका अब नाम है का शासक कौन था? जब तैमूर ने आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में, उस समय हिंदूर का जो राजा था, शासक था, वो था आलमचंद। आलमचंद उसका नाम था। ऑप्शन में अमर सिंह अमरचंद है, तो ये क्वेश्चन गलत कर दिया गया। ओके, आलमचंद हिंदूर का शासक था तैमूर के आक्रमण के समय। ओके, आलमचंद इसका करेक्ट आंसर है, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। पहाड़ी राज्यों में अपनी स्वतंत्रता खोने वाला अंतिम पहाड़ी राज्य कौन सा था? लास्ट पहाड़ी स्टेट among the hill states to lose its independence was कुल्लू। ऑप्शन बी सही हो। क्वेश्चन नंबर 39 है, हरिचंद किस राज्य का शासक था? हरिचंद was the ruler of which state? हरिचंद महलोग का शासक था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, महलोग। क्वेश्चन नंबर 40। हिमाचल प्रदेश की पब्बर घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पब्बर घाटी को अन्य नाम से जाना जाता है रोहड़ू घाटी के नाम से। ऑप्शन बी ए करेक्ट होगा, रोहड़ू। राष्ट्रीय ध्वज का संवैधानिक नाम क्या है? व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल नेम ऑफ नेशनल फ्लैग? डेजी फ्लैग यानी चक्र ध्वज संवैधानिक नाम है राष्ट्रीय ध्वज का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर किस देश को कहा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बीन कॉल्ड द होम ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी? डायरेक्ट डेमोक्रेसी का घर, होम ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा गया है स्विट्जरलैंड को। ओके, यहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। जैसे इंडिया है, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ओके, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है भारत में, लेकिन स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में डिफरेंस क्या है? जैसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र इंडिया में जैसे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जैसे एमएलए हमने चुनते हैं, एमपी हम चुनते हैं, ये हमारे लिए कानून बनाते हैं। ओके, ये लॉ को बनाते हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट जनता का यहाँ पे इंटरवेंशन होती है कानून बनाने में। ओके, भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में एमएलए एमपी को चुना जाता है, वो पार्लियामेंट में, फिर विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में कानून बनाते हैं। ओके, ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 43। संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है? इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंशन्ड ऑफ द इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन के बारे में बात की गई है आर्टिकल 324 में। आर्टिकल 324 से रिलेटेड है इलेक्शन कमीशन से। अगला क्वेश्चन है, विकास का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, डेवलपमेंट का एनवायरमेंट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। दोनों इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी है डेवलपमेंट के। ओके, तो दोनों बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट इज द अमेरिकाज शेयर इन द वर्ल्ड इकोनॉमी? विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका की हिस्सेदारी कितनी है? लगभग 28% शेयर है अमेरिका का वर्ल्ड इकोनॉमी में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46। विश्व का प्रथम बिजनेस स्कूल कहाँ खुला था? वेयर वॉज वर्ल्ड्स फर्स्ट बिजनेस स्कूल ओपन्ड? पहला बिजनेस स्कूल खुला था अमेरिका में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 47। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है? हिंडन स्क्वायर लाइन इज द बाउंड्री लाइन ऑफ विच टू कंट्रीज? हिंडन स्क्वायर लाइन ये बॉर्डर है जर्मनी और पोलैंड के बीच। जर्मनी और पोलैंड, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48। वेयर वॉज द फर्स्ट नॉन अलाइंड समिट हेल्ड? प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? पहला गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन जो आयोजित हुआ था वो हुआ था बेलग्रेड में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बेलग्रेड। क्वेश्चन नंबर 49 है, हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक आधे अधूरे? आधे अधूरे पुस्तक के लेखक कौन है?
मोहन राकेश के द्वारा आधे अधूरे पुस्तक लिखी गई है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मोहन राकेश। और क्वेश्चन नंबर 50 है, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा था? 1929 का लाहौर अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिए इन क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम इसके बाद हम जब रेगुलर क्लासेस शुरू करेंगे तो हम हर क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया करेंगे, सभी पॉइंट्स को। अभी ये क्योंकि पूरा पेपर एक साथ हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें क्विकली हमें सभी क्वेश्चन को देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा? स्वामी सहजानंद सरस्वती वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा। ओके, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 52 है, 10 मई 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? कहां से आरंभ हुआ था? तो 10 मई 1857 को जो विद्रोह शुरू हुआ था, 1857 का सिपाही विद्रोह जिसे कहा गया, मेरठ से शुरू हुआ था 10 मई 1857 को, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मेरठ। क्वेश्चन नंबर 53 है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? When was the Muslim League established? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के 1929 ईस्वी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? Who presided over the 1929 AD सेशन ऑफ कांग्रेस? 1929 के लाहौर अधिवेशन की स्थापना की थी जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया था ये भी, जिसमें यहाँ पे पूछा गया था कि अधिवेशन कब हुआ था। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, और यहाँ पे पूछा है 1929 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। भारत में पंचायती राज की स्थापना सबसे पहले किस राज्य में की गई थी? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कई बार हमने डिस्कस किया हुआ है। राजस्थान से शुरुआत हुई थी, राजस्थान पहला राज्य था जहां पे पंचायती राज की स्थापना हुई थी, जगह का नाम था नागौर। अगला क्वेश्चन हिमाचल जीके से आगे, लालूजी जोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लालूजी जोत लाहौल स्पीति में है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लाहौल स्पीति। क्वेश्चन नंबर 57, फ्रॉम विच हिल डज गिरी रिवर ओरिजिनेटेड? गिरी नदी किस पहाड़ी से निकलती है? गिरी नदी निकलती है कुप्पर चोटी से, कुप्पर हिल से, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कुप्पर हिल, कुप्पर पहाड़ी से निकलती है गिरी नदी। क्वेश्चन नंबर 58 है, पद्म संभव का नाम किस झील से जुड़ा है? विद विच लेक इज द नेम पद्म संभव एसोसिएटेड? पद्म संभव का नाम एसोसिएट है रिवॉल्सर लेक से, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, रिवॉल्सर लेक। क्वेश्चन नंबर 59, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम भंडारों का पता चला है? यूरेनियम के जो डिपॉजिट्स हैं वो डिटेक्ट किए गए हैं ऊना और हमीरपुर दोनों में, तो इसके दोनों ऑप्शन सही है, ए और बी। ओके, ऊना में भी और हमीरपुर में भी यूरेनियम के भंडारों का पता लगा है, यूरेनियम डिपॉजिट्स डिटेक्ट किए गए हैं। लास्ट क्वेश्चन है एचपीजीके का, मोहना कहाँ का प्रसिद्ध लोकगीत है? मोहना डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का लोकगीत है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, फोक सॉन्ग है बिलासपुर का। बिलासपुर में नलवाड़ी मेला बनाया जाता है, नलवाड़ी मेला बनाया जाता है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। नलवाड़ी मेले की शुरुआत किसने की थी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। उसका नाम क्या था सुपरिटेंडेंट का जिसने नलवाड़ी मेले की शुरुआत की थी। इसके बाद है इंग्लिश पोर्शन, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अब इंग्लिश पोर्शन में यहाँ पे 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 से 66 तक, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशंस टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। क्वेश्चन नंबर 61 है, द पुअर हैव टू वर्क फिलिंग द ब्लैंक्स मॉर्निंग टू इवनिंग। पुअर हैव टू वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, या देखिए टू तो इसमें नहीं आएगा क्योंकि टू पहले आ चुका है। हैव टू वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है गरीब आदमी को, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, द पुअर हैव टू वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 62, नेवर लाफ फिलिंग द ब्लैंक्स द डिसेबल्ड। नेवर लाफ एट द डिसेबल्ड, ओके, एट द डिसेबल्ड, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, एट। क्वेश्चन नंबर 63, ही स्पोक फिलिंग द ब्लैंक्स द सब्जेक्ट फॉर 2 hours रेगुलरली। ही स्पोक ऑन द सब्जेक्ट फॉर 2 hours रेगुलरली, स्पोक ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, लिसन फिलिंग द ब्लैंक्स व्हाट योर टीचर से।
लिसन टू व्हाट योर टीचर्स से, टू आई, ओके, ऑप्शन सी। वी गेट रेन्स, फिल इन द ब्लैंक्स, जुलाई एवरी ईयर। वी गेट रेन्स इन जुलाई एवरी ईयर, इन जुलाई, ओके, जुलाई में। वी गेट्स रेन्स इन जुलाई एवरी ईयर, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 66, वी हैव अ वेरी गुड न्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स। वी हैव अ वेरी गुड न्यूज फॉर हिम, उसके लिए, ओके, फॉर हिम। क्वेश्चन नंबर 67, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द इडियम। इनोसेंट इज अ डॉग, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, डॉग। क्वेश्चन नंबर 68, एज प्राउड एज पीकॉक, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, एज प्राउड एज पीकॉक। क्वेश्चन नंबर 69 से 73 तक है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। हमारे पास दिया गया है, आर यू वेजिटेरियन, ही सेड टू हर। ही आस्क्ड हर वेदर शी वॉज अ वेजिटेरियन, सही है। सेकंड अगर देखें, ही आस्क्ड हर इफ शी वॉज अ वेजिटेरियन। देखिए इसमें वेदर भी आ सकता है, इफ भी आ सकता है, इफ और वेदर दोनों इसमें आ सकते हैं, तो ऑप्शन ए भी सही है और बी भी सही है, वेदर ही वॉज अ वेजिटेरियन, ओके। तो इसमें जो ऑफिशियल आंसर की है उसमें भी ये दोनों ऑप्शन करेक्ट माने गए हैं और ये ऐसे भी एक बिल्कुल करेक्ट है, ओके। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 70, ही सेड टू मी, आर यू नॉट अफ्रेड। सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड, ही आस्क्ड मी, आर यू नॉट अफ्रेड इफ आई वॉज नॉट अफ्रेड, ओके, यू का आई हो जाएगा और यहाँ आर है, प्रेजेंट है, तो इसका पास्ट हो जाएगा। इफ आई वॉज नॉट अफ्रेड, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 71, ही सेड टू हर फ्रेंड, विल यू हेल्प मी। ही सेड टू हर फ्रेंड, विल यू हेल्प मी। सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड, ही आस्क्ड हर, इंक्वायर्ड हर तो नहीं होगा। ही आस्क्ड हर फ्रेंड, विल यू हेल्प मी का हो जाएगा इफ, क्योंकि हर है यहाँ पे तो फीमेल है, ओके, हर फ्रेंड। इफ शी वुड हेल्प हर, ओके, सिंपल है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हर फ्रेंड वॉज आस्क्ड, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ओके, ऑप्शन बी ही यहाँ पे ऑप्शन है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 72, राधा सेज इट इज रेनिंग हैविली। राधा सेज, तो सेज का सेज ऐसे ही रहेगा, राधा सेज दैट इट इज रेनिंग हैविली। देखिए इसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्रेजेंट में है, अगर पास्ट में होता तब इसमें चेंज होता। राधा सेज दैट इट इज रेनिंग हैविली, इसमें सिर्फ एपोस्ट्रोफी हटे और दैट लगना था बस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 73, ही सेड टू द ड्राइवर, बी क्विक। अब ड्राइवर है तो ड्राइवर को उसने ऑर्डर दिया, ही सेड टू का हो जाएगा ही ऑर्डर्ड द ड्राइवर टू बी क्विक, ओके, ही ऑर्डर्ड द ड्राइवर टू बी क्विक, सिंपल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 74 टू 76, रीअरेंज द फॉलोइंग फोर सेंटेंसेस। फोर सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसको हमने इस प्रकार से अरेंज करना है कि उसका मीनिंगफुल पैराग्राफ बने, ओके। टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ एंड देन मार्क द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ क्वेश्चन, ऑफ अ आंसर, ओके। तो हमारे पास दिया गया है, he should list all the causes then implement it, after pinpointing he should consult other, और the manager should identify the problem। तो शुरुआत होगी इसकी, he should list all the causes, after pinpointing he should consult other and the manager should identify the problem then implement it, okay। यानी सबसे पहले एक एंड देन 3, फिर 4 और लास्ट में आएगा सेकंड वाला, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड सेकंड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 75, so services formulated and carried out the policy, now the policies are formulated by the ministers, थर्ड है the administration and government were not different, and फोर्थ दिया गया है in the past he worked under authoritarianism। तो इसकी अगर हम देखें स्टार्टिंग, तो शुरुआत होगी इन द पास्ट इट वर्कड अंडर अथॉरिटेरिज्म, the administration and government were not different, now the policies are formulated by the minister, so services formulated and carried out the policy, okay। यानी यहाँ पे ये 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1, इस प्रकार से आएगा, थर्ड पे ये और फोर्थ पे ये, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर फोर्थ आएगा सबसे पहले, 3 2 1 3 2 3 4 3 2 1, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 76, इसमें भी अरेंज करना है। द टेक्निक ब्राउट सक्सेस, दैट टेक्निक ब्राउट सक्सेस, फर्स्ट है, सेकंड है वी चैंपियन द कॉज ऑफ अदर कंट्रीज, वी फाउट इट विद द स्पेशल टेक्निक, एंड लास्ट दिया गया है वी आर हैप्पी दैट दे अचीव्ड फ्रीडम। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर सकते हैं वी फाउट इट विद द स्पेशल टेक्निक, दैट टेक्निक ब्राउट सक्सेस, एंड वी चैंपियन द कॉज ऑफ अदर कंट्रीज, वी आर हैप्पी दैट दे अचीव्ड फ्रीडम। ओके, ये सबसे पहले आएगा थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड है, एंड लास्ट में फोर्थ नंबर पे फोर्थ है, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 77 to 80, चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। प्लीज टेल मी वेयर इज द बस स्टॉप, वेयर इज द बस स्टॉप बी, वेयर स्टॉप्स द बस, वेयर द बस स्टॉप इज। प्लीज टेल मी वेयर द बस स्टॉप इज, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें, वेयर द बस स्टॉप इज। क्वेश्चन नंबर 78, शी सेड दैट शी वाज हंग्री, शी सेड शी हंग्री, शी बी हंग्री, she was hungry, she said that she was hungry, सिंपल है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है I didn't know what he mean, what did he mean, what did he meant, what he meant, I didn't know what he meant, ऑप्शन डी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 80, I told him what the hard work homework is, what was the homework, what was to be the homework, और what is the homework। I told him, पास्ट में है, I told him what the homework was, सिंपल है। ये सेम ऐसे ही पूछा गया था जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा गया था। ओके, सेम सिमिलर ही है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80 to 84 है गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, चूजिंग फ्रॉम दोज गिवन अंडर ईच एक्सप्रेशन, वर्क इंस्क्राइब्ड ऑन द टॉम, इसे कहते हैं एन एपिटाफ, एपिटाफ। सेकेंड है क्वेश्चन नंबर 82, एन ऑफिस विद नो वर्क बट हाई पे, ये मोस्ट कॉमन है, एन ऑफिस विद नो वर्क बट हाई पे। तो ऐसी पोजीशन जहां पे बहुत कम काम हो या बिल्कुल भी काम नहीं हो बट जो पे है वो वेरी हाई पे हो, फाइनेंशियल बेनिफिट बहुत अच्छे हो, तो ये ऐसे सेंटेंस को अगर एक वर्ड में हमें मेंशन करना हो, एन ऑफिस with no work but high pay is called sinecure. Okay, sinecure. Question number 83, very vigilant and conscious means alert, meticulous भी हो सकता है, इसका भी सही है, alert, fastidious भी, तीनों ऑप्शन सही दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की। alert भी करेक्ट है, fastidious भी सही है, anxious इसका नहीं होगा। ओके, एंग्सियस ये अलग जाता है, अफ्रेड डरा हुआ है या जैसे चिंतित, इसका अलग मीनिंग है, तो ये तो बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। इस पेपर में जिसने भी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में से कोई भी एक भरा होगा वो इसके आंसर सभी को मिले हैं। ओके, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है तीनों। क्वेश्चन नंबर 84, अ स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लोथ, कॉस्मेटिक एक्सेट्रा इज कॉल्ड बुटीक। ओके, small shop that sells fashionable clothes and cosmetic is called boutique. Question number 85, the correct masculine gender for, what is the masculine of chicken, masculine meaning of yani masculine of chicken is roaster. Okay, roaster, masculine of chicken is roaster. What is the masculine of goose, goose का masculine होगा, ऑप्शन में है गैंडर, इसका बिल्कुल सही होगा, मैस्कुलिन जेंडर ऑफ गूज इज गैंडर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, गैंडर इसका बिल्कुल सही होगा। ओके, गूज का गैंडर होगा। ओके, गैंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट इज द मैस्कुलिन ऑफ नन, मैस्कुलिन ऑफ नन इज मंक। अगला है मैस्कुलिन जेंडर ऑफ मेयरस, मेयरस कहते हैं मेयर की पत्नी को। ओके, वुमेन या फिर वुमेन मेयर, जो मेयर है अगर कोई महिला हो तो मेयरस कहते हैं, तो इसका जो मैस्कुलिन जेंडर होगा वो होगा मेयर। ओके, फेमिनिन जेंडर ऑफ कोल्ट इज फिली,
ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, फिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, द करेक्ट फेमिनिन जेंडर ऑफ राम। रैम होता है जो शिप होती है, मेल शिप को कहते हैं रैम, इसका फेमिनिन जेंडर होगा यू। यू, ओके, EWE, यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे इंग्लिश में, ओके। तो ये तो थे 30 क्वेश्चन इंग्लिश पोर्शन के। अब बचते हैं हमारे पास 60 क्वेश्चन के सोशल स्टडीज के, इनको हम क्विकली डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 91, सोशल स्टडीज सेक्शन 4, लास्ट सेक्शन है, कंप्यूटर युग किस युद्ध को कहा जाता है? व्हाट वाज द विच वॉज इज कॉल्ड कंप्यूटर वॉर। कंप्यूटर वॉर फर्स्ट गल्फ वॉर को कहा जाता है, प्रथम खाड़ी युद्ध को कहा जाता है कंप्यूटर युद्ध, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 92, चीन की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ चाइना? चाइना की करेंसी है युआन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, युआन चाइना की करेंसी है। क्वेश्चन नंबर 93, भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध कब हुआ था? व्हेन डिड द फर्स्ट वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टुक प्लेस? पहला जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में वो हुआ था 1965 में। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध हुआ था। सेकंड वॉर कब हुई थी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, भारत और पाकिस्तान के बीच में सेकंड वॉर कब हुई थी? इस फर्स्ट वॉर तो हुई थी 1965 में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 94, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? देखिए काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, हर टैट में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। वेयर इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड? नीदरलैंड में है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 95, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय प्रयास कब किया गया था? 1920 ईस्वी में फर्स्ट इंटरनेशनल एफर्ट टू एस्टेब्लिश पीस इन द वर्ल्ड वाज इन 1920 AD, 1920 में। क्वेश्चन नंबर 96, राज्य बनने के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता है? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ स्टेट? टोटल 4 एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ स्टेट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 4 एलिमेंट्स। क्वेश्चन 97, नागरिकता कितने प्रकार की होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप आर देयर? नागरिकता 2 प्रकार की होती है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 98, पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान ने किया था? विच स्कॉलर फर्स्ट यूज द वर्ड पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स का सबसे पहले जो यूज किया था वर्ड वे थे एरिस्टोटल, यानी कि हिंदी में इनको कहते हैं अरस्तु, एरिस्टोटल। क्वेश्चन नंबर 99, ऑल्सो वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, 73वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? व्हाट इज द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड टू? 73वां संवैधानिक संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, और 74वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन नंबर 100, भारत में वर्तमान समय में कितने राज्य हैं? वर्तमान में एट प्रेजेंट देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया, और यूनियन टेरिटरी कितनी है ये आपको बताना है, कितनी यूनियन टेरिटरी है एट प्रेजेंट भारत में? 28 स्टेट्स हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 101, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन? भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, ऑप्शन ए। व्हेन वाज द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। किसने की थी? दयाराम साहनी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 103, मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर? अशोक, सम्राट अशोक was the greatest ruler of Mauryan Empire, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 104, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द इंडियन नेपोलियन? भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्ता। देखिए ये क्वेश्चन हमने जब एग्जामिनेशन हुआ तो उससे पहले ये सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 105, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस सूत्रा और लीगल टेक्स्ट ऑफ अर्ली इंडिया? प्रारंभिक भारत का सबसे प्रमुख धर्मसूत्र या विधि ग्रंथ क्या है? बहुत सारे कैंडिडेट्स ने इसमें ऋग्वेद टिक किया है, लेकिन जो ऑफिशियल आंसर की में करेक्ट आंसर दिया गया है वो है मनुस्मृति। मनुस्मृति प्रारंभिक भारत का सबसे प्रमुख धर्मसूत्र विधि ग्रंथ माना गया है।
मनुस्मृति। ऑप्शन ए सही आंसर दिया गया है ऑफिशियल आंसर की के अनुसार मनुस्मृति। क्वेश्चन नंबर 106, मनुस्मृति के अनुसार विवाह कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैरिजेस आर देयर अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति। देखिए ये क्वेश्चन मनुस्मृति से रिलेटेड है और पिछला क्वेश्चन इन्होंने मनुस्मृति के बारे में पूछा था। तो ऐसे भी आप एक, अगर आपको नहीं आता है तो इस प्रकार से भी आप एक तुक्का मार सकते हो अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है क्वेश्चन का, क्योंकि देखा गया है कि रिलेटेड क्वेश्चन का जो आंसर है उससे आंसर से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप होता है। अब मनुस्मृति लास्ट क्वेश्चन का आंसर था, तो यहाँ पे मनुस्मृति से ही क्वेश्चन पूछ लिया गया अगेन। मनुस्मृति के अनुसार विवाह के कितने प्रकार होते हैं? तो मनुस्मृति के अनुसार विवाह के जो प्रकार हैं वो है 8 प्रकार, 8 टाइप्स ऑफ मैरिज अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति। क्वेश्चन नंबर 107, महाभारत का युद्ध किस स्थान पर हुआ था? सभी को पता है कुरुक्षेत्र में हुआ था महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में। सांची स्तूप कहाँ स्थित है? सांची स्तूप लोकेटेड कहाँ है? भोपाल में है, मध्य प्रदेश के भोपाल में है सांची स्तूप। और सांची स्तूप किसने बनाया था, किसने इसको बनवाया था सांची स्तूप, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखिए इन सभी क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। हम एक एक क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में जाकर टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था? व्हेन वाज लॉर्ड महावीर बॉर्न? 599 बीसी में, 599 बीसी में लॉर्ड महावीर का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। संसार दुखों का घर है, ये शब्द किसने कहे थे? संसार दुखों का घर है, ये शब्द थे महात्मा बुद्ध के। महात्मा बुद्ध ने कहा था द वर्ल्ड इज हाउस ऑफ सॉरो। भारत में इस्लाम धर्म की शुरुआत किसने की? हु स्टार्टेड द रिलीजन ऑफ इस्लाम इन इंडिया? मोहम्मद बिन कासिम ये शख्स था जिसने भारत पे सबसे पहले बार आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने इस्लाम धर्म की भी शुरुआत भारत में इसने ही की थी, मोहम्मद बिन कासिम ने। क्वेश्चन नंबर 112, सम्राट अकबर की राजधानी नहीं थी? कौन सी सम्राट अकबर की राजधानी नहीं थी? मुल्तान जो पाकिस्तान में है, ये सम्राट अकबर की राजधानी नहीं थी मुल्तान। पहले सिख गुरु कौन थे? गुरु नानक देव जी पहले सिख गुरु थे। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। ऑप्शन डी। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया? जो तीर्थ यात्रा पर कर लगाया जाता था वो समाप्त कब किया था अकबर ने? 1563 ईस्वी में। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 10 मई 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मानी जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 10 मई। इससे पहले भी इसी पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 10 मई को कहां से स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई थी, सैनिक विद्रोह की शुरुआत हुई थी, कहां से हुई थी? हमने पहले क्वेश्चन किया है, मेरठ से शुरुआत हुई थी। ओके, मेरठ। क्वेश्चन नंबर 117, विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई थी? 1929 ईस्वी में विश्व में आर्थिक महामंदी आई थी। ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड में 1929 एडी। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी कितनी पुरानी है? हाउ ओल्ड इज द अर्थ? जो अर्थ है वो अप्रोक्स 4 बिलियन 60 करोड़ पुरानी है। ओके, इतनी मानी जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी का निर्माण हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। शहरी जीवन की शुरुआत कहां से हुई? वेयर डिड अर्बन लाइफ बिगिन? मेसोपोटामिया से अर्बन लाइफ यानी शहरी जीवन की शुरुआत हुई थी, ऐसा माना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, किस सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? विच सी इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर? भूमध्य सागर यानी जिसे कहते हैं मेडिटेरेनियन सी, इस सागर को, इस सी को हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, भूमध्य सागर को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? व्हेन वाज द प्रॉफिट मोहम्मद बॉर्न? पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। ओके, इन 570 एडी। क्वेश्चन नंबर 123, प्रथम धर्म युद्ध कब हुआ था? व्हेन डिड फर्स्ट क्रूसेड टेक प्लेस? फर्स्ट क्रूसेड टेक प्लेस इन 1096 एडी। 1096 को प्रथम धर्म युद्ध हुआ। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, प्रथम धर्म युद्ध।
मंगोल कहाँ के निवासी थे? वेयर डिड मंगोल लिव्स? सेंट्रल एशिया से आए थे मंगोल। ओके, मंगोल जो है ये मध्य एशिया के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125। कोलंबस किस देश से संबंधित था? विच कंट्री डिड कोलंबस बिलोंग टू? कोलंबस इटालियन था, वो इटली से था। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इटली। क्वेश्चन नंबर 126। हिंदू महासभा का गठन कब हुआ? व्हेन वाज हिंदू महासभा फॉर्म्ड? हिंदू महासभा की फॉर्मेशन हुई थी 1915 एडी में। ओके, 1915 में 1915 में हिंदू महासभा का गठन हुआ था। किसने की थी स्थापना? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 127। प्रथम आम चुनावों में मताधिकार की कितनी आयु थी? What was the age of voting rights in the first general election? पहले जनरल इलेक्शन जब हुए थे उस समय मताधिकार की आयु कितनी थी? उस समय मताधिकार की आयु थी 21 वर्ष। 21 वर्ष। 18 वर्ष अब वर्तमान में तो 18 वर्ष है, लेकिन जब प्रथम आम चुनाव हुए थे उस समय 21 वर्ष थी। ये चेंज कब हुए? 1988 में, 1988 में 21 वर्ष जो पहले वोटिंग एज हुआ करती थी, वोटिंग राइट की मिनिमम एज, उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अब 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1988 में जो पास हुआ, इसके द्वारा 18 वर्ष तक के जो मिनिमम एज जिनकी है वो वोट कर सकेंगे अब। ओके, 1988 से पहले 21 वर्ष मिनिमम एज थी वोट डालने की। प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1951-52 में। 1951 और 1952 में प्रथम आम चुनाव हुए थे, इस बात को ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, विभाजन से पहले भारत को किस नाम से जाना जाता? विभाजन से पहले, ये विभाजन से पहले भारत पर ब्रिटिशर्स का कब्जा था, ब्रिटिश की कॉलोनी थी भारत, तो भारत को ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। ओके, ब्रिटिश इंडिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। भारत में कितनी भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन इन इंडिया? भारत में 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 22 भाषाएं। अगला क्वेश्चन है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना को भारत में कब लागू किया गया था? व्हेन वाज द फर्स्ट 5-year प्लान इंप्लीमेंटेड इन इंडिया? प्रथम पंचवर्षीय योजना भारत में 1951 में लागू हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 132। भारत में किस वर्ष घोर अकाल पड़ा था? भारत में घोर अकाल पड़ा था 1965 से 1967 तक। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति किस क्षेत्र में आई थी? हरित क्रांति, हरित क्रांति यानी हरे से संबंधित है। हरा क्या होता है? हरा घास होता है कृषि। ओके, कृषि क्षेत्र से संबंधित है हरित क्रांति। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड है ग्रीन रिवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति के जनक कौन थे? हु वाज द फादर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी? इंडियन फॉरेन पॉलिसी के फादर किसे माना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? वेयर वॉज द फर्स्ट नॉन अलाइंड कॉन्फ्रेंस हेल्ड? बेलग्रेड में प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बेलग्रेड। बेलग्रेड में हुई और कब हुई? 1961 में, 1961 में, 1961 में बेलग्रेड में प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ। सेकंड गुट निरपेक्ष सम्मेलन इसके बाद 1964 में हुआ था, फिर थर्ड 1970 में हुआ था और फोर्थ 1973 में हुआ था। शिमला समझौता पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? व्हेन वाज द शिमला एग्रीमेंट साइंड? शिमला समझौता 1972 में हुआ था। 2 जुलाई 1972 को भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये एग्रीमेंट साइन हुआ था भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के बीच में। उस समय पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जो थे, जो इस हस्ताक्षर में शामिल हुए थे, उनका नाम था जुल्फिकर अली भुट्टो। ओके, जुल्फिकर अली भुट्टो उस समय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और इधर से पीएम ऑफ इंडिया के बीच में ये हस्ताक्षर हुए थे, ये एग्रीमेंट हुआ था साइन 2 जुलाई 1972 को।
क्वेश्चन नंबर 137, भारत में दल बदल को रोकने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? दल बदल को रोकने के लिए 52वां संविधान संशोधन किया गया था। ओके, एंटी डिफेक्शन लॉ यहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ था। एंटी डिफेक्शन लॉ 42वां संविधान संशोधन 1985 में पास हुआ था। ओके, 1985 में ये पास हुआ था एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, 42वां संवैधानिक संशोधन कब पारित हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976 में पारित हुआ। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है। ओके, इसमें इतने संशोधन कर दिए गए थे कि एक अलग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बन सकता था। इतने संशोधन हो चुके थे 1976 में 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के दौरान। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 139, भाषा के आधार पर भारत का प्रथम राज्य कब बनाया गया था? When was the first state of India formed on the basis of language? भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया था भारत में 1953 को। 1953 में आंध्र प्रदेश को, आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था जिसकी स्थापना भाषा के आधार पर हुई थी। ये तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ मद्रास स्टेट। ओके, चेन्नई का जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया थे उससे यहाँ पे आंध्र प्रदेश की फॉर्मेशन की गई थी। लैंग्वेज तेलुगु। ओके, क्वेश्चन नंबर 140, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू विच स्टेट? चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू उत्तराखंड। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 141, घरेलू हिंसा से महिलाओं का सुरक्षा संबंधी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? इन विच ईयर वाज द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस पास एक्ट पास्ड? तो घरेलू हिंसा से महिलाओं को सुरक्षा संबंधित अधिनियम जो पास हुआ था ये हुआ था 2005 में। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास हुआ था 2005 में। पास 2005 में हुआ था और कई बार पूछ लिया था कि ये लागू कब हुआ था। द लॉ केम इनटू फोर्स ऑन 2006। 2006 में ये लागू हुआ था। 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था, लेकिन ये पास 2005 में हो गया था। ओके, तो यहाँ पे पूछा है कि ये कब पास हुआ था, तो पास 2005 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 142, भारत में प्रतिवर्ष कब महिला दिवस मनाया जाता है? When is Women's Day celebrated every year? Women's Day 8 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे। ओके, जल दिवस। भाजपा का गठन कब या किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर वॉज बीजेपी फॉर्म्ड? बीजेपी की फॉर्मेशन हुई थी 1980 में। ओके, 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 144, आयाराम गयाराम की राजनीति कहां से शुरू हुई थी? वेयर डिड द पॉलिटिक्स ऑफ आयाराम गयाराम स्टार्ट? हरियाणा से ये राजनीति शुरू हुई थी आयाराम गयाराम की। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 145 है, गोधरा कांड कब हुआ था? व्हेन डिड द गोधरा इंसिडेंट हैपन? गोधरा कांड हुआ था 2002 में, गुजरात में हुआ था ये गोधरा कांड। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई? इन विच ईयर वॉज नाटो एस्टेब्लिश्ड? नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में। कई बार एग्जैक्ट डेट भी पूछ ली जाती है, तो 4 अप्रैल 1949 को नाटो एस्टेब्लिश हुआ था। नाटो की फुल फॉर्म नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। क्वेश्चन नंबर 147, शीत युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था? बिटवीन विच टू कंट्रीज डिड द कोल्ड वॉर टुक प्लेस? कोल्ड वॉर हुई थी, शीत युद्ध हुआ था यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में। ओके, अमेरिका और सोवियत संघ। सोवियत संघ जो टूटकर बाद में अनेक देशों के रूप में बना। ओके, सोवियत संघ का सबसे बड़ा हिस्सा आज रशिया के नाम से जाना जाता है। ओके, रशिया, इंडिया, अमेरिका और रशिया यानी जिसे सोवियत संघ कहते थे उस समय, इनके बीच में शीत युद्ध चला था, कोल्ड वॉर। ओके, क्वेश्चन नंबर 148, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? देखिए, सोवियत संघ की हम बात कर रहे हैं, सोवियत संघ से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आगे। सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। सोवियत यूनियन, इसे यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। यूएसएसआर का मतलब है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स।
फुल फॉर्म पूछ जाती है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1922 में और ये चला 1991 में ये डिसइंटीग्रेट हो गया था। ओके, विघटित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 149, रूस में साम्यवादी क्रांति किस वर्ष हुई? इन विच ईयर डिड द कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन रशिया? कि रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में हुआ था, 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1917 में हुआ था रशियन रिवॉल्यूशन, साम्यवादी क्रांति भी से कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, अमेरिका कब एक देश बना? व्हेन डिड अमेरिका बिकम अ कंट्री? अमेरिका कंट्री बना, अमेरिका एक देश बना 1776 ईस्वी में। 1776 में अमेरिका एक देश के रूप में बना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, सो ये रहा आपका नवंबर 2024 का आर्ट्स विषय में टैट का एग्जाम। सभी क्वेश्चन ऑफिशियल आंसर की के अनुसार हमने डिस्कस किए हैं, तो किसी भी क्वेश्चन में डाउट मत रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब हम रेगुलरली जितने भी PYQ हैं उनको डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये तो पूरा पेपर हमने एक बार में डिस्कस किया, इसलिए हमने इसको क्विकली रिवाइज किया। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे हर प्रकार की PDF आपको अवेलेबल हो जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, अपडेट रहना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे हमें फॉलो कर ले। व्हाट्सएप चैनल भी आप हमारा फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहती है हर टॉपिक से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमें फॉलो कर ले। इनके लिंक आपको कहाँ मिलेंगे? वीडियो की फर्स्ट कमेंट में जाइए, पहली कमेंट पिन कमेंट जो है हमारी, वहाँ पे इन तीनों के लिंक मिल जाएंगे। अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाते हैं तो वहाँ भी इनके लिंक आपको मिल जाएंगे। तो ये फॉलो कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने अगर, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको होगा कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू।